मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके पहले हम लोग पत्र पत्रिका ही पढ़ रहे हैं। पत्र पत्रिका का आज हमको लगता है चौथी क्लास है। तो इसके पहले हम लोग पत्र में लास्ट में क्या देखे थे, एक पत्र आया था हमारा भारत बंधु। भारत बंधु को हमने बताया था आपको तोताराम हो जाएंगे, और एक पत्र आता है भारत मित्र। भारत मित्र किसका हो जाएगा? रुद्रदत्त का। ये दोनों आपको समझ लेना है, दोनों बहुत कंफ्यूजन वाले पत्र हैं। तो अगर बंधने की बात होगी, जहाँ कहा गया है कि भारत बंधु, पत्र का नाम ही है भारत बंधु, तो भारत बंधु वही होता है जैसे हम लोग तोता तोता को बांध लेते हैं, बांधा जाता है, तो भारत बंधु तोताराम से कोट करिए। अगर भारत मित्र की बात करेंगे तो रुद्र दत्त हो जाएंगे। ठीक, इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। आइए समय को थोड़ा सा देखते हुए आगे बढ़ जाए। अगला पत्र आ जाता है, कौन सा आ जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का महत्वपूर्ण पत्र है, मतवाला। कौन सा पत्र है? मतवाला। मतवाला के बारे में हम लोग देखते हैं कि मतवाला पत्र, हाँ, पत्र में हम लोग देखते हैं मतवाला के बारे में। ठीक, आइए। हाँ, यहाँ देखा जाए मतवाला पत्र की अगर हम बात करें, कौन सा पत्र है? मतवाला। मतवाला पत्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले, यदि इसमें हम सबसे पहले बात करें तो क्या हो जाता है? यह 1923 ईस्वी का 1923 ईस्वी का साप्ताहिक पत्र। क्या है? 1923 ईस्वी का मतवाला पत्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके सबसे पहले जो है शिव पूजन सहाय, कहाँ से प्रकाशित होता है? पहली बार इसको देख लें, कलकत्ता से। कलकत्ता से प्रकाशित होता था। और यहाँ संपादक की बात करें तो शिव पूजन सहाय और निराला जी। शिव पूजन सहाय और निराला जी, ये इस पत्र के संपादक हैं। अभी आपको अगर देखा जाए तो इसके बाद कौन हो जाएंगे? इसे घोष सबसे पहले संपादक के रूप में अगर देखें तो पहले संपादक के रूप में हम देखते हैं तो एक आते हैं महादेव सेठ। महादेव सेठ सबसे पहले महादेव सेठ रहते हैं। तत्पश्चात शिव पूजन सहाय और निराला जी इस पत्र के संपादक होते हैं। ठीक, अब इस पत्र के बारे में हम देखें क्या है। सबसे पहले तो एक पंक्ति ही आ जाती है इस पत्र के बारे में। मतवाला का ध्येय पत्र था। क्या था? मतवाला पत्र का ध्येय, ध्येय शब्द क्या था? मतवाला पत्र का ध्येय शब्द की अगर हम बारे में बात करें तो क्या था? एक पंक्ति आती है, अमेय गरल, अमेय गरल शशि सीकर, अमेय गरल शशि सीकर, रवि राग विराग भरा प्याला, विराग भरा प्याला। देखिए, पहली पंक्ति क्या हो गई? अमीय गरल शशि सीकर, रवि राग विराग भरा प्याला पीते हैं। अब दूसरी पंक्ति में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? पीते हैं जो साधक, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। अगर आपसे यह पूछा जाए कि मतवाला पत्र की ध्येय पंक्ति क्या थी तो आप बताएंगे अमीय गरल शशि सीकर, रवि राग विराग, हाँ यहाँ पर सीकर, रवि राग विराग भरा प्याला, और पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। मतवाला पत्र के हम बारे में पढ़ रहे हैं आज। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रसिद्ध साहित्य पत्रकार, इसके संपादक हुए हैं। 1923 का पत्र है जो साप्ताहिक पत्र के रूप में आता है, कलकत्ता से प्रकाशित है। प्रथम संपादक की बात करें, पहले संपादक या तो इनको आप
प्रथम संपादक की बात करेंगे। प्रथम संपादक की बात करेंगे तो महादेव सेठ, और उसके बाद तत्पश्चात शिवपूजन सहाय और सूर्यकांत त्रिपाठी त्रिपाठी जी इस पत्र का जो है संपादन करते हैं। तो मतवाला पत्र की एक ध्येय पंक्ति आ जाती है, वही हमको याद करना है। कभी कभी यही पंक्ति दे देता है और पूछ लेता है किस पत्र से संबंधित है। अमीय गरल सस सीकर रवि राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। ठीक, अभी तक हम लोग इतना देखे हैं। इसके बारे में आगे देखते हैं। मतवाला के ये तो में ध्येय हो गया, लेकिन अगर हम देखें तो मतवाला के दूसरे पृष्ठ पर अगर हम देखें, मतवाला पत्र के हाँ, मतवाला पत्र के दूसरे पृष्ठ पर निम्न पंक्ति थी। तो इसको भी देख लेते हैं। ध्येय पद को देख चुके हैं, तो मतवाला पत्र के जो दूसरे पृष्ठ पर निम्न पंक्ति छपी होती है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर खींचो ना कमानों को, न तलवार निकालो, पहली पंक्ति हो गई। अगर दूसरी की बात करें, जब तोप मुकाबिल ना हो तो, जब तोप मुकाबिल ना हो तो अखबार निकालो। ठीक, यहाँ पर हम लोग देखते हैं निराला जी का मुख्य पत्र अगर देखा जाए तो मतवाला में अभी हमने ध्येय पंक्ति देखा था, अमी गरल सस सीकर रवि राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। वो ध्येय पद था। अब दूसरे में हम देखते हैं, हाँ, दूसरे मुख्य पृष्ठ पर छपा रहता था, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल ना हो तो अखबार निकालो। ये क्या है? ये जो है इसके दूसरे पृष्ठ पर छपा रहता था। ठीक, अब इसके बाद आगे देखते हैं। अभी तो इतना आप देख चुके हैं मतवाला पत्र के बारे में, थोड़ा सा और कुछ देखते हैं इनके बारे में। अगला, इन पत्रों के बारे में इतना विस्तृत हम लोग पढ़ रहे हैं, शायद ही और कहीं बाहर से प्रश्न आए, इसीलिए थोड़ा सा लंबा समय लग रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अगर आप यहाँ से पढ़ ले रहे हैं तो 100% कोई हमारी गारंटी नहीं रहती है, लेकिन हाँ, प्रयास किया जाता है। झूठ बोलने वाला काम नहीं कि यहीं से सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं। आ गया तो आ गया, नहीं तो जब ज़्यादा आप पढ़े रहेंगे जरूर वहाँ से आएगा, ऐसा नहीं है। फिलहाल हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके प्रश्न जहाँ से पढ़ाएं वहाँ से आ जाए, लेकिन संभवतः 100% का कोई नियम नहीं है। परीक्षा में आपको कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, प्रयास यही करना है कि जहाँ से हम लोग थोड़ा सा याद कर सकें वहीं से पढ़ना है। ठीक, अगला अगला मतवाला पत्र के बारे में ही है। चलती चक्की और चंडू खाने की गप, चंडू खाने की गप और रंग रूटों की फौज, मतवाला पत्र के अस्थाई स्तंभ थे। अब आपसे प्रश्न यदि पूछे कि मतवाला पत्र के कौन कौन अस्थाई स्तंभ थे, तो चलती चक्की, चंडू खाने की गप और रंगरूटों की फौज, ये सब क्या थे? ये मतवाला पत्र के अस्थाई स्तंभ थे। इन्हीं को आधार बनाकर पत्रिका में प्रकाशित किया जाता था। एक प्रश्न और आ जाता है
मतवाला को हास्य व्यंग वाली कविता भी कहा जाता है। ठीक, अगर अगले पॉइंट में देखें तो यह अर्थात मतवाला पत्रिका यह हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग्यपरक पत्र था। हाँ, अगर देखें तो साप्ताहिक पत्र था। ठीक, अगले पॉइंट में हम देखते हैं, अब ये तो देख ही चुके हैं, इसके प्रथम संपादक कौन थे? महादेव सेठ थे। बाद में शिवपूजन सहाय और सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने इसका संपादन किया, इसको हम लोग देख चुके हैं। बाद में यदि हम देखें, इसके बाद में देखें, अगर इसके संपादक मंडल में कौन कौन लोग और आ जाते हैं? तो मान लीजिए शिवपूजन सहाय तो पहले से हैं, शिवपूजन सहाय, निराला, शिवपूजन सहाय, निराला, और एक जो है नवातिक, हाँ, यहाँ पर नवाज़िक लाल श्रीवास्तव और पांडे बेचन शर्मा उग्र, हाँ, यहाँ पर देखें उग्र थे। तो इसमें और कुछ देखते हैं। मतवाला पत्र के बारे में यदि हम कहें तो 1923 ईस्वी में प्रकाशित होना शुरू हुआ, जो कि साप्ताहिक पत्र है। चलती चक्की, चंदू खाने की कप, रंग रोटी की फौज मतवाला पत्र के अस्थायी स्तंभ थे। यह हिंदी का प्रथम हास्य व्यंग परक साप्ताहिक पत्र था। इसके संपादक मंडल में अगर हम देखें तो कौन कौन लोग हो सकते हैं? शिवपूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नवाज़िक लाल श्रीवास्तव और पांडे बेचन शर्मा उक, इतने लोग जो है मतवाला पत्र से संबंधित थे। अब मतवाला पत्र के बारे में इतना ही मिला है। इसके आगे हम लोग देखते हैं दूसरा पत्र। मतवाला के बाद यदि हम देखें, मुख्य पत्रों में अगर छायावाद की हम बात करते हैं तो कौन हो जाएगा? एक पत्र आता है चांद। चांद तो आप जानते ही हैं। अगले पत्र के रूप में हम लोग कौन सा देखते हैं? कौन सा पत्र है? चांद। चांद पत्र के बारे में अगर हम देखें तो यह 1920 ईस्वी का 1900 ईस्वी का कौन सा पत्र हो जाएगा? ये साप्ताहिक पत्र होगा। 1920 ईस्वी का साप्ताहिक पत्र, और कहाँ से निकलता था इसकी बात करेंगे तो प्रयागराज। पहले प्रयाग था, अब प्रयागराज हो गया है, तो इसे हम प्रयागराज कह सकते हैं। प्रयाग से निकलता था। और कौन इसके थे संपादक के रूप में? यहाँ पर देखते हैं कौन चांद के संपादक कौन है? तो कौन है? राम रख सहगल कौन है संपादक के रूप में? अगर हम देखें चांद 1920 का पत्र है, साप्ताहिक पत्र है जो प्रयागराज से निकलता था। और इसके संपादक की बात करें हाँ तो रामरस सहगल और चंडी प्रसाद। कौन हो जाएंगे? चंडी प्रसाद इसके संपादक। अंतिम में अगर हम देखें तो महादेवी वर्मा। अंतिम में अगर हम देखें तो कौन हो जाता है? महादेवी वर्मा जी हो जाती हैं। चांद पत्रिका के संपादन की बात करें 1920, साप्ताहिक पत्र है, प्रयाग से निकलता है। और उसके बाद शुरू में राम रख सहगल और चंडी प्रसाद, बाद में महादेवी वर्मा जी इसका प्रकाशन करती हैं। अगले पॉइंट में अगर हम देखें तो 1920 में शुरू होता है, लेकिन 1923 में इसका संपादन मासिक रूप से होने लगा। इसके पहले साप्ताहिक होता था,
लेकिन 1923 ईस्वी में इसका संपादन मासिक रूप से होने लगा, मतलब एक महीने में एक बार होने लगा। ठीक, पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में हम और क्या देखते हैं, नारी विषयक समस्याओं का पहली पत्रिका है जिसमें यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बाद यह पत्रिका है जिसमें नारी विषयक चाँद पत्रिका में नारी विषयक समस्याओं तथा नारी लेखिकाओं नारी विषयक समस्याओं तथा नारी लेखिकाओं नारी विषयक समस्याओं तथा नारी लेखिकाओं को महत्व दिया गया है। चाँद पत्र के अगर बारे में हम बात करें, ठीक। अगले पॉइंट में आ जाता है चाँद। अगला पॉइंट है चाँद के फांसी अंक में चाँद के फांसी अंक का संपादन चाँद के फांसी अंक का संपादन कौन करता है? चतुरसेन शास्त्री जी। ठीक, यहाँ पर अगले पॉइंट में हम देखते हैं चाँद के फांसी अंक का संपादन चतुरसेन शास्त्री जी करते हैं। तो ठीक है, हम लोग क्या देखे हैं इसके बारे में। चाँद पत्र के बारे में हम देखते हैं। यह 1920 का पत्र है, प्रयागराज से निकलता था, जो कि साप्ताहिक है। अगर इसके संपादक की हम बात करें तो राम रख सागल हो जाएंगे, चंडी प्रसाद हृदयेश हो जाएंगे और महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे। 1923 ईस्वी में इसका संपादन मासिक रूप से होने लगा। 20 में तो साप्ताहिक होता था, लेकिन 3 वर्ष बाद 1923 ईस्वी में चाँद पत्र का संपादन या मासिक रूप से होने लगा। और इसकी एक विशेषता है, ये नारी विषयक समस्या तथा नारी लेखिकाओं को महत्व देने वाला पत्र था। दूसरी बात, और इसमें एक अंक फांसी वाला जो होता है, चाँद पत्रिका के फांसी अंक का संपादन यदि आपसे पूछे कौन किया है तो चतुरसेन शास्त्री जी ने किया है। यहाँ पर देखें। अगला हम लोग देखते हैं। अब ये हो गया कौन सा, चाँद के बारे में हम लोग देख चुके हैं। विशेष तौर से ये बात याद रखना है, चाँद के फांसी अंक का संपादन चतुरसेन शास्त्री जी ने किया है। पूछने वाला प्रश्न है, हो सकता है कभी पूछ ले, तो महादेवी जी को यदि विकल्प में सबसे पहले रखेगा तो हमारा दिमाग उन्हीं के पास जाए, क्योंकि हमको लगता है कि चाँद पत्र जो है बाद में महादेवी जी प्रकाशन करती हैं, तो यहीं से हो सकता है। ठीक, आइए मित्रों आगे देखते हैं। 2 पत्र आपके हैं जो लखनऊ से प्रकाशित होते हैं। एक पत्र आता है आपका सुधा और दूसरा है माधुरी। दो के दोनों पत्र यदि हम देखें तो कौन है इसके संपादक? दुलारी लाल भार्गव। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दो पत्र, एक सुधा और माधुरी, दो के दोनों अगर कहाँ से निकलते हैं तो लखनऊ से निकलते हैं। ठीक, 2 पत्र हैं, तो आप कोट कर लीजिए। 2 पत्र हैं दुलारी लाल भार्गव के, कौन कौन से हैं? सुधा और माधुरी, 2 पत्र हैं। इनको हम लोग आगे देखते हैं कि इनके बारे में, माधुरी और सुधा पत्र के बारे में हम देखते हैं कि 2 पत्र हैं। आपको ऐसे भी चाहे तो याद कर लीजिए, दुलारी लाल भार्गव के 2 पत्र, सुधा और माधुरी, जो कहाँ से निकलते हैं? लखनऊ से निकलते हैं। तो एक एक पत्र के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम पहला पत्र आपका डाल दें, कौन सा हो जाएगा? माधुरी।
माधुरी पत्र जो है ये, हाँ, किसका है, कहाँ से निकलता है, पहले यही हम देखें। 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में कहाँ से निकलता था, ये लखनऊ से। और इसके संपादक, हाँ, लखनऊ से निकलता था। और किस तरह का पत्र है, ये मासिक पत्र है। ठीक, यहाँ पर देखते हैं मासिक पत्र, और कहाँ से निकलता था, तो लखनऊ से। अगर यहाँ इसके हम बारे में बात करें, संपादक कौन हो जाएंगे, तो दुलारी लाल भार्गव, दुलारे लाल भार्गव, दुलारी लाल भार्गव। सममाधुरी पत्र के बारे में, तो इसमें हम देखते हैं, अगर इसके वास्तविक संपादक की बात की जाए, इसके वास्तविक संपादक, इसके वास्तविक संपादक की बात करेंगे, वास्तविक संपादक कौन हो जाएंगे, हाँ, रूप नारायण। वास्तविक संपादक रूप नारायण पांडे, रूप नारायण पांडे जी हो जाएंगे। ठीक, रूप नारायण पांडे इसके वास्तविक संपादक, किसके, माधुरी के। लेकिन प्रसिद्ध रूप से किसके यहाँ हुई, तो दुलारी लाल भार्गव जी से यह पत्रिका ज्यादा प्रसिद्ध हुई। और हाँ, दुलारी लाल रूप नारायण पांडे और एक लोग थे, और कौन थे, कृष्ण बिहारी मिश्र जी थे। ठीक, कृष्ण बिहारी मिश्र। अगर इस पत्र के हम बारे में बात करें, तो माधुरी के वास्तविक संपादक रूप नारायण पांडे और कृष्ण बिहारी मिश्र जी थे। ठीक, अगला प्रश्न आप देखें। एक प्रश्न ये आपसे कभी पूछ लेता है, कौन सी पत्रिका छायावाद के विरोध में निकलती थी और कौन सी पत्रिका छायावाद के समर्थन में निकलती थी। तो यहाँ पर हम माधुरी पत्र की बात करें, माधुरी पत्र छायावाद के समर्थन में निकलती थी, छायावाद के समर्थन में निकलती थी। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग क्या देखें कि कौन सी पत्रिका है जो छायावाद के समर्थन में निकलती थी, तो उसको हम बताएंगे माधुरी। माधुरी क्या है, कहाँ से प्रकाशित होती थी, लखनऊ से। किसका पत्र है, दुलारी लाल भार्गव का। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो रूप नारायण पांडे और कृष्ण बिहारी मिश्र जी हैं। माधुरी पत्रिका ये जो है छायावाद के समर्थन में निकलती थी। एक प्रश्न और यहाँ से बन जाता है कि माधुरी का प्रकाशन लखनऊ के प्रसिद्ध प्रेस, लखनऊ के प्रसिद्ध प्रेस नवल किशोर से प्रकाशित होता था। प्रकाशित होता था। ठीक, यहाँ पर देखें। अब हम लोग देखते हैं दुलारी लाल भार्गव का पहला पत्र माधुरी 1922 ईस्वी में आता है, जो कि मासिक पत्र है, लखनऊ से निकलता है। इसके मुख्य संपादक की अगर हम बात करेंगे तो रूप नारायण पांडे और कृष्ण बिहारी मिश्र। बाद में इसका संपादन दुलारी लाल भार्गव जी करते हैं। अगर इस पत्र के हम बारे में बात करें तो छायावाद के समर्थन में यह पत्रिका निकलती थी। और माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, किस प्रेस से होता था, नवल किशोर, लखनऊ में प्रेस है, उसी से प्रकाशित होता था। आइए, माधुरी हो गया। उसके बाद दुलारी लाल भार्गव का जो है हम क्या देखते हैं, दूसरा पत्र। दूसरा पत्र कौन सा हो जाता है, अभी हमने बताया था सुधा और माधुरी दो पत्र हैं, तो जो हम माधुरी बता चुके हैं,
तब आपको मानकर चलना है कि दूसरा पत्र इनका क्या हो जाएगा, सुधा हो जाएगा। सुधा के बारे में अगर हम बात करें, यह 1929 ईस्वी का मासिक पत्र है। 1929 ईस्वी में मासिक पत्र अगर बात करेंगे तो कहाँ से प्रकाशित होता है, लखनऊ से प्रकाशित होता है। अगर संपादक की बात करेंगे तो हाँ, संपादक वही हो जाएंगे दुलारी लाल भार्गव, दुलारी लाल भार्गव जी। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके बारे में। यह पत्रिका, इसके बारे में यही प्रसिद्धि ज्यादा है, ज्यादा कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सुधा पत्रिका, सुधा पत्रिका छायावाद के, छायावाद के विरोध में निकलती थी, विरोध में निकलती थी। ठीक, अभी आप क्या देखे हैं, दुलारी लाल भार्गव के दो पत्र देखे हैं, माधुरी देखे हैं और सुधा। सुधा में हम आपसे बताएं, सुधा 1929 की रचना है, और रचना का क्षमा कीजिएगा, 1929 की पत्रिका है जो मासिक रूप में आती है, लखनऊ से प्रकाशित होती है, और संपादक की बात करेंगे तो दुलारी लाल भार्गव जी हो जाएंगे। एक प्रमुख विशेषता इसकी हमको क्या मिल जाती है कि यह पत्रिका छायावाद के विरोध में निकलती थी। तो जैसे आपको कभी कभी विकल्प दे देता है माधुरी, जागरण, सुधा और एक कोई विकल्प दे देता है, इनमें से कौन सी छायावाद के विरोध में निकलती थी, तो आपको सीधे सीधे पकड़ लेना है कौन सी पत्रिका, सुधा पत्रिका छायावाद के विरोध में निकलती थी, और लगभग पत्रिकाएं छायावाद के समर्थन में निकलती थी। चलिए अगला, अगला प्रमुख पत्र है। छायावाद के बारे में अगर बात करें तो अच्छे अच्छे पत्र इस समय आए थे। तो अगला प्रश्न एक आ जाता है जागरण। ये भी क्या था, ये भी छायावाद के समर्थन में ही निकलता था, जागरण, जिसका प्रकाशन कुछ दिन तक मुंशी प्रेमचंद जी भी किए हैं। ठीक, अगर इसकी हम बात करें, इसकी तो डेट मिल जाती है 11 फरवरी, क्या है, हाँ, जागरण की बात करें 11 फरवरी 1929, हाँ 1932, 11 फरवरी 1932, जो कि क्या था, साप्ताहिक पत्र था। ठीक, साप्ताहिक पत्र। अगर यहाँ हम देखें, जागरण की बात करें तो 11 फरवरी 1932 में साप्ताहिक पत्र है। अगर इसे हम देखें कहाँ से प्रकाशित होता था, तो यह कहाँ से, यह बनारस से प्रकाशित होता था। अगर इसके हम संपादक की बात करें तो इसके संपादक अर्थात जागरण के संपादक कौन है, जागरण के संपादक कौन है, शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय जी हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं एक और पॉइंट में, अगर हम देखें पॉइंट में देखते हुए चलें कि 12 अंकों के बाद, हाँ 12 अंकों के बाद इस पत्र को प्रेमचंद जी का, प्रेमचंद जी का संरक्षण प्राप्त हुआ, संरक्षण प्राप्त हुआ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि किस पत्र में मुंशी प्रेमचंद जी 12 अंकों के बाद संपादन अर्थात संरक्षण प्राप्त किए थे, तो कौन सा हो जाएगा, जागरण। ठीक है, अगर इसके बारे में हम बात करें, कुछ ऐसे पॉइंट हैं, घाटे या अर्थाभाव के कारण, अर्थाभाव के कारण इस पत्र को बंद कर दिया गया था। और घाटे या अर्थाभाव के कारण 21 मई, हाँ 21 मई 1934 ईस्वी को, 21 मई 34 ईस्वी को इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब देखें क्या हमको मिला, हमने देखा
कि 12 अंकों के बाद इसका संरक्षण मुंशी प्रेमचंद जी का प्राप्त होता है, लेकिन घाटे या अर्थ अभाव के कारण यहाँ अर्थाभाव अगर देखें तो कौन सी संधि हो जाएगी? आप लोग बताइएगा कमेंट में, अर्थाभाव में कौन सी संधि हो जाएगी? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अर्थाभाव के कारण 21 मई 1934 ईस्वी में इसको बंद कर दिया गया। ठीक, यह छायावाद के, अगर इसमें देखा जाए तो यह छायावाद का घोर समर्थक पत्रिका थी। छायावाद का घोर समर्थक पत्रिका थी। ठीक, किसके बारे में पढ़ा जा रहा है? जागरण के बारे में पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है कि यह पत्रिका जो है छायावाद का समर्थक नहीं, घोर समर्थक थी। ठीक, अब छायावाद, हाँ, एक प्रश्न और आ जाता है कि इसमें, इस पत्र में छायावाद की बहुतायत रचनाएं प्रकाशित होती थी। ठीक, होती थी। यहां पर हम देखते हैं जागरण के बारे में, एक बार फिर से देखें। जागरण पत्रिका की अगर हम बात करें, शिव पूजन सहाय का पत्र है। 11 फरवरी 1932 ईस्वी में यह प्रकाशन शुरू होता है, जो कि साप्ताहिक के रूप में आता है। कहाँ से प्रकाशित होता है? बनारस से। लेकिन एक विशेषता और, 12 अंकों के बाद, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी भी बनारस लमही के ही रहने वाले थे, तो 12 अंकों को इसको, हाँ, 12 अंकों के बाद, यहाँ थोड़ा सा छूट गया है, 12 अंकों के बाद इसको, अर्थात जागरण पत्रिका को प्रेमचंद जी का संरक्षण प्राप्त हुआ। घाटे या, यहाँ पर आप देखिए, घाटे या अर्थाभाव के कारण क्या हो जाता है, इसको 21 मई 1934 को इसका प्रकाशन बंद कर दिया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये छायावाद की घोर समर्थक पत्रिका थी और इस पत्र में छायावाद की बहुतायत रचनाएं प्रकाशित होती थी। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। आइए मित्रों, हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या है? समन्वय पत्र। अगले पत्र की अगर हम बारे में बात करें तो कौन सा पत्र हो जाएगा? हाँ, यहाँ पर नंबर नहीं, समन्वय, ऐसे याद करिए कौन सा है, तो समन्वय। अगला पत्र क्या है? समन्वय पत्र है। इस पत्र के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है? यह 1922 ईस्वी का पत्र है। अगर समन्वय पत्र के बारे में हम देखें तो 1922 का पत्र है। कैसा है? मासिक पत्र है। 1922 का मासिक पत्र है, जो कहाँ से निकलता है? कलकत्ता से निकलता था। और इसके संपादक कौन हो जाएंगे? संपादक, देखिए, सबसे पहले तो कुछ दिन तक इसका संपादन कौन करते हैं? माधव नंद करते हैं, माधव नंद। लेकिन इनके बाद, माधव नंद के बाद निराला जी, माधव नंद के बाद निराला जी इसका संपादन करते हैं। इसका संपादन करते हैं। ठीक, अब समन्वय के बारे में हमको इतना ही मिला है। ठीक, जिस पत्र के बारे में हमको विस्तृत जानकारी मिलेगी, आपको विस्तृत बताएंगे, और जिसमें बस उसके बारे में कब निकला है और कहाँ से, तो वही बता पाएंगे, उतना ही। ठीक, अब समन्वय की हम बात करें तो समन्वय पत्र अगर हम देखें तो कब से प्रकाशित होता है? 1922 से प्रकाशित होता है। और मासिक पत्र है, कहाँ से प्रकाशित होता है? कलकत्ता से
तो पहले नंबर पर इसके संपादक माधव नंद हो जाएंगे। अगर यहाँ हम देखें दूसरे नंबर पर प्रसिद्धि किसे मिली है, तो निराला जी को इस पत्र से प्रसिद्धि मिली है, समन्वय पत्र से। ठीक, अगला पत्र हम लोग देख लेते हैं अगले पत्र के बारे में। समन्वय के बाद अगला पत्र हम देखते हैं कौन सा। एक आता है छत्तीसगढ़ मित्र, शायद इसके बारे में आप जानते होंगे। छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ मित्र पत्र निकलता है। यह 1900 ईस्वी में, अगर हम देखें इसे 1900 ईस्वी में कहाँ से निकलता है, रायपुर छत्तीसगढ़ से। रायपुर छत्तीसगढ़, अब वहां से निकलता है। अगर हम देखें तो प्रारंभ में मासिक पत्र के रूप में होता है। प्रारंभ में मासिक पत्र, प्रारंभ में क्या होता है, मासिक पत्र। हाँ, यहाँ प्रारंभ में, ठीक है, यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा, छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होता है और यह मासिक पत्र है। कैसा पत्र है, मासिक पत्र है। यह मासिक पत्र है, कहाँ से, छत्तीसगढ़ से निकलता था। और क्या इसके बारे में, यह देखा जाए तो अप्रैल 1901 ईस्वी में, अप्रैल 1901 ईस्वी में आप जानते हैं कौन सी कहानी इसमें प्रकाशित हुई थी, जिसे हम आधुनिक स्रोतों के आधार पर हिंदी की पहली कहानी कह सकते हैं। 1901 के अंक में माधवराव सप्रे की कहानी यहां पर देखते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी इसी पत्र में प्रकाशित होती है। इसी पत्र में प्रकाशित होती है, ठीक। जिसे हिंदी क्या, अब यहां देखिए, एक टोकरी भर मिट्टी को आधुनिक स्रोतों के आधार पर हिंदी की पहली कहानी कहा जाता है। हिंदी की पहली कहानी कहा जाता है, ठीक। अब ऐसे देखा जाए तो सर्वमान्य अगर हम बात करेंगे तो आप जानते हैं किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती जो है उसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। लेकिन यहाँ हम छत्तीसगढ़ मित्र पत्र की बात करें तो 1900 में प्रकाशित होता है, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होता है, मासिक पत्र है। लेकिन इसे, हाँ, अप्रैल 1901 ईस्वी के अंक में माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, हाँ, एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी प्रकाशित इसी पत्र में होती है। तो एक टोकरी भर मिट्टी को अगर हम हिंदी की पहली कहानी कह सकते हैं तो आधुनिक स्रोतों के आधार पर हिंदी की पहली कहानी कह सकते हैं। अगर ऐसे पूछा जाए आपसे परीक्षा में हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, तो इंदुमती को करना है, जिस पर टेम्पेस्ट का प्रभाव है, किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है जो आप जानते हैं। अगर आधुनिक शब्द जुड़ जाएगा
तभी आपको एक टोकरी भर मिट्टी करना है। यदि आधुनिक शब्द नहीं जुड़ता है तो आपको इंदुमती को ही करना है। ठीक, छत्तीसगढ़ मित्र के बारे में हम लोग देखें। चलिए अगले पत्र के बारे में हम बात करें कि अगला पत्र क्या है। एक पत्र आप सुने होंगे, समालोचक। कौन सा पत्र हो जाएगा? समालोचक। समालोचक पत्र। अगर इस पत्र की हम बात करें तो 1902 ईस्वी में, या 1902 ईस्वी में, हाँ, कैसा है? यह मासिक पत्र है। मासिक पत्र 1902 का मासिक पत्र हाँ, मासिक पत्र है जो कहाँ से निकलता था? जो जयपुर से, जयपुर से निकलता है, जयपुर से निकलता था। अगर इसके संपादक की बात करें तो कौन हो जाएंगे? संपादक की हम बात करें, चंद, हाँ, कौन हो जाएंगे? चंद धर शर्मा गुलेरी। अगर हम यहाँ पर देखें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। समालोचक पत्र की हम बात करें, 1902 का पत्र है, मासिक पत्र है, जो कहाँ से प्रकाशित होता है? जयपुर से प्रकाशित होता है। और इसके संपादक की हम बात करें तो कौन हो जाएंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनकी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था। उसने कहा क्या है? बैक फ्लैश पर आधारित पूर्व दीप्त कहानी आधारित है, जो कि हिंदी कहानी का मील पत्थर भी इसी कहानी को कहा जाता है। ठीक है, अगला पत्र हम लोग देखते हैं, हंस। अगले पत्र, कौन सा अगला पत्र है? हंस पत्र है। हंस में अगर हम देखें, या इसका 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में शुरुआत होती है, लेकिन कहाँ से होती? हाँ, कहाँ से होती है? ये जो है बनारस से, बनारस से। इसके संपादक की हम बात करें तो कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद। इसके संपादक की बात करें तो प्रेमचंद हो जाएंगे। 1930। अगर संपादक मंडल में हम देखें, हंस पत्रिका के संपादक मंडल, अगर हंस पत्रिका के संपादक मंडल में हम बात करेंगे तो कौन कौन हो जाएंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। पहले नंबर पर महात्मा गांधी, कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर कन्हैया लाल, हाँ, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, मणिकलाल मुंशी। अगर इसके संपादक के मंडल में हम बात करें तो गांधी जी और कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ये दो लोग थे। लंबे समय तक, शुरुआती में लंबे समय तक ये प्रकाशन करते हैं, लेकिन जब इनके प्रेमचंद के बाद यह पत्रिका बंद हो जाती है तो 1986 से 1986 से 2013 ईस्वी तक, 2013 ईस्वी तक इसका संपादन राजेंद्र यादव जी ने किया। इसका संपादन राजेंद्र यादव जी ने किया। हंस पत्रिका का संपादन अगर हम कहें तो 1986 से लेकर 2013 ईस्वी तक राजेंद्र यादव ने किया। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, किया। अब एक प्रश्न और आ जाता है कि इनकी पुत्री,
राजेंद्र यादव की पुत्री रंजना यादव। राजेंद्र यादव की पुत्री कौन रहती हैं? रंजना रंजना हाँ, रचना यादव, क्षमा कीजिएगा, ये हैं रचना यादव। प्रबंध और निर्देशन का जिम्मा कुछ दिन तक लिया था। प्रबंध और निर्देशन का जिम्मा कुछ दिन तक लिया था। ठीक। अब अगर देखें यहाँ पर हंस पत्रिका की शुरुआत 1930 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद जी ने बनारस से किया। इस पत्रिका का संपादक मंडल में अगर हम देखें तो महात्मा गांधी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हैं। 1986 से, विशेष बात, 1986 से लेकर 2013 ईस्वी तक इसका संपादन, हाँ, इसका संपादन यहाँ पर, इसका संपादन राजेंद्र यादव जी ने किया। राजेंद्र यादव की पुत्री रचना यादव प्रबंध और निर्देशन का जिम्मा कुछ दिन तक लिया। अब अगले पॉइंट में हम देख सकते हैं राजेंद्र यादव हंस पत्रिका का संपादन, हंस पत्रिका का संपादन दिल्ली से करते थे। दिल्ली से करते थे। ठीक। अब यदि आपसे प्रश्न कोई पूछे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए हंस पत्रिका का संपादन किसने किया है, तो पहले नंबर पर मुंशी प्रेमचंद जी। कहाँ से किए हैं? बनारस से किए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हंस पत्रिका का संपादन राजेंद्र यादव जी ने कहाँ से किया है, तो आपको क्या बताना है? राजेंद्र यादव जी दिल्ली से करते हैं हंस पत्रिका का संपादन। ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्तमान में हंस पत्रिका आ रही है तो इसके संपादक कौन हैं। ठीक। यहाँ पर देखते हैं वर्तमान संपादक हंस के वर्तमान संपादक कौन हो जाएंगे? हाँ, एक संजय सहाय। संजय सहाय जी को आप लोग जानते होंगे। संजय सहाय जो हैं ये क्या हैं? वर्तमान संपादक हैं। एक प्रश्न और आ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जी किस किस पत्र का संपादन किए हैं, तो देखें प्रेमचंद जी ने माधुरी, मर्यादा, माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण आदि पत्र, मुख्य रूप से यही है, आदि पत्रिकाओं का, आदि पत्रिकाओं का संपादन किया है, संपादन किया है। ठीक। अभी हम लोगों ने यहाँ क्या देखा? हंस पत्रिका के बारे में। ठीक। चलिए, अब इसमें हंस पत्रिका के संपादक वर्तमान में कौन है, तो संजय सहाय हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन किया है। चलिए एक और देख लेते हैं, आज एक पत्रिका को और देख लेते हैं जो प्रसिद्ध है, जो आपकी परीक्षाओं में लगभग पूछी जाती है। ठीक। अगली पत्रिका की हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी? धर्मयुग। धर्मयुग पत्रिका हो जाएगी, जो आती कब है? अक्टूबर 1950 में। अक्टूबर 1950 ईस्वी में। कहाँ से निकलती है?
हाँ, 1950 में साप्ताहिक कहाँ से निकलती है, यही एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। मुंबई से। अगर यहाँ संपादक की हम बात करें तो संपादक मुख्य रूप से कौन है? धर्मवीर भारती। अगर यहाँ देखें संपादक कौन हो जाएंगे? धर्मवीर भारती जी। इसके संपादक, इसके अगर एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इसके प्रथम संपादक कौन हैं? इसके प्रथम संपादक अर्थात धर्मयुग के प्रथम संपादक कौन हैं? ईलाचंद जोशी। ईलाचंद जोशी। अगर हम आपसे कहें कि धर्मयुग के प्रथम संपादक कौन है तो आप बताएंगे ईलाचंद जोशी। लेकिन बाद में ईलाचंद जोशी थे, लेकिन बाद में हेमचंद जोशी सत्यदेव, हेमचंद जोशी सत्यदेव, हाँ हेमचंद जोशी और सत्यदेव विद्यालंकार और अंतिम में धर्मवीर भारती जिनसे प्रसिद्ध हो जाती है। धर्मवीर भारती। ठीक। अगर इसके संपादक के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले ईलाचंद जोशी हो जाएंगे, बाद में हेमचंद और सत्यदेव विद्यालंकार और अंतिम में प्रसिद्ध कौन हो जाते हैं? धर्मवीर भारती। ठीक। अब यहाँ एक प्रश्न और बन जाता है कि जुलाई 1990 ईस्वी में यह पत्र मासिक हो जाता है। मासिक हो जाता है। क्या हो जाता है? मासिक हो जाता है। और धर्मवीर भारती के बारे में एक बात और है कि अभ्युदय पत्रिका के सह संपादक रहते हैं। अभ्युदय पत्रिका के सह संपादक धर्मवीर भारती हैं। भारती हैं। ठीक। अब यहाँ हम देखते हैं धर्मयुग के बारे में। यह अक्टूबर 1950 की साप्ताहिक पत्रिका है जो मुंबई से प्रकाशित होती है। प्रकाशन करने वाले धर्मवीर भारती जी हैं। इसके प्रथम संपादक की हम बात करें तो ईलाचंद जोशी, लेकिन बाद में हेमचंद जोशी, सत्यदेव विद्या अलंकार, धर्मवीर भारती जी होते हैं। और अगले पॉइंट में देखें, जुलाई 1990 ईस्वी में यह मासिक पत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात 1950 में शुरू होता है साप्ताहिक के रूप में, लेकिन 1990 में यह मासिक पत्र के रूप में हो जाता है। अगली पत्र एक पत्र आता है अभ्युदय। अभ्युदय का क्या है? अभ्युदय पत्रिका के सह संपादक कौन हुए हैं इस समय? धर्मवीर भारती जी हैं। अगले पॉइंट में हम देखें कि 1960 ईस्वी में यहाँ पर नहीं देखते हैं, ऊपर देखते हैं। हाँ, अगले पॉइंट में धर्मवीर भारती जी के बारे में हम देखते हैं कि 1960 ईस्वी में धर्मवीर भारती को संपादक नियुक्त किया गया। अब एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्या कि धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती जी को कब नियुक्त किया गया? तो आपको बताना है 1960 ईस्वी में धर्मवीर भारती को धर्मयुग पत्र के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है मित्रों, बस
आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे जो है पत्रों को देखेंगे। ठीक, आप इसको पढ़िए। पढ़ने के यदि आपका जैसा कहीं किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो हमसे अवश्य बताएं। एक चीज़ ये बताएं कि आप लोग ये एक बार हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, यह पत्र पत्रिका जो आपके पास हम लेके आए हैं, क्या इससे आपको कुछ लाभ हो रहा है? जैसे कभी-कभी क्या होता है, कई पुस्तकों से खोज कर हमको पढ़ना पड़ता है, तो आपको हम यही प्रयास कर रहे हैं कि आपके पास सारी पुस्तिकाओं का एक संग्रह एक जगह मिल जाए, तो हर जगह भटकने से अच्छा है कि एक जगह। फिर भी अगर कोई त्रुटियाँ रहती हैं, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। भरसक प्रयास हमारा यही रहता है कि किसी में त्रुटि ना हो, लेकिन त्रुटि एक मानवीय भूल है जो कहीं से भी हो सकता है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहेंगे। ठीक है मित्रों, पर आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।